स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी का जिस तरह हम फर्स्ट ईयर का सीरीज चला रहे हैं, आज उसी सीरीज के अंतर्गत हम पार्ट 3 लेके आ रहे हैं फिर से आपके लिए 25 क्वेश्चन का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, आपके एग्जाम भी जल्द ही शुरू होने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो देखिए। और कुछ भी अगर आपका क्वेरी रहता है, कुछ भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, Which metal has very good conductivity of electric current? किस धातु में विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालकता होती है? कौन सी धातु विद्युत धारा की अच्छी सुचालक होती है? चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन ए दे रखा है आपको गोल्ड यानी सोना, ऑप्शन बी है सिल्वर मतलब चांदी, ऑप्शन सी कॉपर तांबा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम मतलब। तो इसमें देखेंगे आप सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है, तो आप देखेंगे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सिल्वर। चांदी जो होता है ये बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है, बट महंगा होने की वजह से ज़्यादा जगहों पे ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, हाउ द इंसुलेशन कोटिंग स्टेज विदाउट डैमेज इवन ऑन बेंडिंग द वायर? तार को मोड़ने पर भी इंसुलेशन कोटिंग बिना नुकसान के कैसे रहता है? देखिए हिंदी के क्वेश्चन में कहीं कहीं हो सकता है आपको ट्रांसलेशन में थोड़ा सा इशू दिखेगा, इसलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को आप पहला प्राथमिकता दीजिएगा। अगर समझ में आता है तो हिंदी को बस एक ऑप्शन के तौर पे रखिएगा थोड़ा बहुत समझने के लिए, इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। तो देखते हैं इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है वो है ड्यू टू वायर रजिस्टेंस, ऑप्शन बी दे रखा है ड्यू टू हाई करंट उच्च धारा प्रवाह के कारण, ऑप्शन सी है ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन इंसुलेशन की लचीलीदार प्रॉपर्टी के कारण, या ऑप्शन डी दे रखा है ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द वायर मटेरियल तार के पदार्थ की स्ट्रेंथ यानी कि उसकी मजबूती के कारण। यहाँ पे ताकत लिखा है, इसको आप मजबूती भी समझ सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ की वजह से। तो चलिए देखते हैं, इसका सही ऑप्शन है आपका इंसुलेशन की लचीलीदार प्रॉपर्टी के कारण। इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है इंसुलेशन की, उसकी वजह से तार को मोड़ने पर भी उसमें कोटिंग में कोई नुकसान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन एनी मीडियम? किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम है? इसका देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा आपका करंट मतलब धारा, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो इसका सही ऑप्शन है आपका करंट। तो जो मोशन ऑफ चार्ज होता है एक्चुअली उसको हम करंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, What is the specified VCC voltage of 4-bit digital switch with 4 independent lines? 4 स्वतंत्र लाइनों के साथ 4 बिट डिजिटल स्विच का निर्दिष्ट मतलब VCC वोल्टेज क्या होगा? इसका देखिए ऑप्शन ए दे रखा 1.5 वोल्ट टू 2.2 वोल्ट, ऑप्शन बी है 2.3 वोल्ट टू 3.6 वोल्ट, ऑप्शन सी है 4.5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक, या ऑप्शन डी है 5.5 वोल्ट से 7.5 वोल्ट तक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सी है 4.5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज? SWG होता है जो, उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए देखेंगे मेजर करंट। बेसिकली यहाँ हिंदी में देखिए आपसे वही मैं बोल रहा था बार बार कि इंग्लिश को आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी में आपको ट्रांसलेशन में बहुत मिस्टेक दिख सकती है। यहाँ पे देखिए वर्तमान लिख रखा है, करंट का मतलब यहाँ एक्चुअली वर्तमान नहीं है, करंट का मतलब यहाँ पे धारा से है, विद्युत धारा जो होती है उससे आपका करंट का यहाँ पर मीनिंग है। ठीक है, तो धारा को मापने के लिए ऑप्शन बी आपका दे रखा है मेजर वोल्टेज, वोल्टेज को मापने के लिए, ऑप्शन सी दे रखा है मेजर डायामीटर ऑफ वायर, तार का व्यास मापने के लिए, और ऑप्शन डी रखा है मेजर इंसुलेशन ऑफ वायर, तार के इंसुलेशन को मापने के लिए। तो SWG आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन सी डायामीटर ऑफ वायर, किसी भी तार के डायामीटर को मेजर करने के लिए आपका SWG जो होता है वो यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, व्हिच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इज मेजर्ड बाय द मेगर? किस विद्युत पैरामीटर को मेगर द्वारा मापा जाता है? मेगर क्या है? अगर आप तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दे रखा है करंट, फिर यहाँ पर वही देखिए ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, वर्तमान नहीं बल्कि यहाँ पे ये इसका मीनिंग होगा धारा,
ऑप्शन बी दे रखा है वोल्टेज, ऑप्शन सी दे रखा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध, और ऑप्शन डी दे रखा है फ्रीक्वेंसी। मेगर द्वारा हम किसको मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेगर, इसका सही आंसर है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मेगर के द्वारा हम किसी भी चीज़ का इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे कभी भी आपको मोटर का हो गया या किसी भी चीज़ का इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको चेक करना होता है मोटर का, तो जैसे मोटर का आपका फेज है वाइंडिंग से वाइंडिंग का ग्राउंड के साथ, या वाइंडिंग का वाइंडिंग के साथ जो है कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, इससे आपको ये पता चलता है कि हमारा वो चीज़ हेल्दी है कि नहीं। मान लीजिए कोई मोटर है और उसका ग्राउंड के साथ उसका अगर बाइंडिंग शॉर्ट हो गया है, तो मेगर आपको 0 वैल्यू दिखा के ये इंश्योर करेगा कि ये मोटर आपका ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो मेगर बेसिकली दो चीज़ों के बीच में इंसुलेशन बताता है, उसका इंसुलेशन हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। हाउ द इंसुलेटर्स आर कॉल्ड, इंसुलेटर को कहा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहे हैं इंसुलेटर को और किस नाम से या कुछ और क्या कहा जाता है उनको। तो देखिए ऑप्शन ए है थायरिस्टर, ऑप्शन बी है मॉलिक्यूल्स यानी अणु, ऑप्शन सी है डाई इलेक्ट्रिक यानी पराविद्युतिक, ये बेसिकली है परावैद्युतिक, ऑप्शन डी है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। देखिए इतना तो श्योर है आपको कि इंसुलेटर को हम अर्धचालक तो नहीं बोलेंगे, थायरिस्टर तो टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिवाइस होती है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, मॉलिक्यूल्स हम बोल नहीं सकते, तो पदार्थ एक कई सारे अणुओं से बना होता है, तो इसको भी हम नहीं बोल सकते। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक। इंसुलेटर्स को डाई इलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्किनिंग वायर, तारों को सबसे सरल विधि से कैसे स्किनिंग किया जाता है, तारों की स्किनिंग करने के लिए सबसे सरल विधि क्या है। इसमें देखते हैं ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रीशियंस नाइफ यानी इलेक्ट्रीशियंस के पास जो चाकू होती है, ऑप्शन बी है मैनुअल वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन सी दे रखा है थर्मल वायर स्ट्रिपर, या ऑप्शन डी दे रखा है मैकेनिकल वायर स्ट्रिपर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका इलेक्ट्रीशियंस नाइफ है। तारों को हम इजीली जो स्किनिंग कर सकते हैं वो इलेक्ट्रीशियंस जो नाइफ इलेक्ट्रीशियंस के पास होती है, जो इलेक्ट्रीशियन नाइफ यूज करते हैं उसके थ्रू हम इजीली तारों की स्किनिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रो पावर स्टेशन, जल विद्युत स्टेशनों में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हीट एनर्जी को या मतलब ऊष्मीय ऊर्जा को, दूसरा ऑप्शन बी है आपका लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा को, तीसरा ऑप्शन आपका है केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा को, और चौथा ऑप्शन है आपका मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को। तो इसमें देखिए आप जल विद्युत स्टेशन में ऊष्मीय एनर्जी तो आने का सवाल नहीं उठता, तो ये गलत होगा आपका। प्रकाश ऊर्जा ये भी नहीं आता है, वो तो आपको सूर्य से प्राप्त होती है, वो भी नहीं होगा। रासायनिक ऊर्जा ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका मैकेनिकल एनर्जी। जल विद्युत स्टेशनों में हम जल के प्रवाह की मैकेनिकल एनर्जी को, जल के प्रवाह से हम एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करके उससे हम बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, देखिए Which tool is used to measure the size of wire, तार के आकार को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका ट्राई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका हिंदी कितना ही खराब ट्रांसलेशन हुआ है, वर्ग का प्रयास करें। एक्चुअली ट्राई स्क्वायर का मतलब ये कहीं से नहीं होता कि वर्ग का प्रयास करें, ठीक है, वो एक ट्राई स्क्वायर एक हमारा टूल्स आता है उसका नाम है। ठीक है, ऑप्शन बी है स्टील रूल, स्टील का नियम नहीं होगा बल्कि होगा स्टील रूल, मतलब स्टील की स्केल जो होती है बेसिकली, जिसको हम रूलर या मापनी कह सकते हैं या स्टील की स्केल कह सकते हैं, वो कह सकते हैं मुझे। फिलर गेज ऑप्शन सी दे रखा है, और ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड वायर गेज यानी जो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SWG मानक तार गेज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्टैंडर्ड वायर गेज। किसी भी तार के आकार को मापने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, व्हिच पैरामीटर ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी, तार का कौन सा पैरामीटर वर्तमान, देखिए यहाँ पे ये वर्तमान नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे करंट का ट्रांसलेशन है, ये धारा होगा। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तार का कौन सा पैरामीटर धारा वहन क्षमता के सीधे अनुपातिक होता है, यानी करंट के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कौन सा पैरामीटर होता है। तो इसका देखेंगे आप, ऑप्शन ए दे रखा है वायर रेजिस्टेंस तार का प्रतिरोध, ऑप्शन बी दे रखा है पासिंग करंट यानी उससे बहने वाली धारा। ठीक है, पासिंग करंट का हिंदी में यहाँ हो जाएगी बहने वाली
धारा, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा आपका कंडक्टर शेप, कंडक्टर की आकृति, और ऑप्शन डी दे रखा है कंडक्टर्स डायामीटर यानी कंडक्टर का व्यास। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा कंडक्टर का व्यास। जो हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो एक्चुअली कंडक्टर के व्यास के, जो कंडक्टर का डायामीटर होता है, ये आपका कंडक्टर है मान लीजिए, इसका जो डायामीटर होता है उसके हमेशा अनुपातिक यानी समानुपाती होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द करंट फ्लो विद इंक्रीज्ड डायामीटर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ, फिर यहाँ पर देखिए वर्तमान ना हो कि ये धारा होगा, एक्चुअली वर्तमान नहीं है वो बल्कि धारा है। कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अगर कंडक्टर का व्यास हम बढ़ा दें तो उसकी धारा पर क्या असर पड़ेगा। कोई कंडक्टर है उसकी मोटाई हम बढ़ा देते हैं जिससे उसका डाया बढ़ जाएगा, तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो उसके अंदर धारा बह रही है। तो इसको देखते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन ए दे रखा है आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी है अपोज मोर करंट, मतलब धारा के बढ़ने का विरोध करेगा। ऑप्शन सी है मोर वोल्टेज ड्रॉप, यानी अधिक वोल्टेज गिरावट होगी। ऑप्शन डी है आपका अलाउ हाई करंट फ्लो, मतलब उच्च, यहाँ पे उच्च धारा, वर्तमान नहीं बल्कि धारा। हिंदी में देखिए बहुत ही मिस्टेक्स हैं तो इंग्लिश पे ध्यान दीजिए आप। अलाउ हाई करंट फ्लो मतलब उच्च धारा को अलाउ करेगा, अनुमति देगा वो बहने के लिए, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप देखेंगे डी होगा। अभी आपने पीछे भी पढ़ा था कि जब हम कंडक्टर का व्यास बढ़ा देते हैं तो हमेशा धारा के प्रवाह के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम जब व्यास बढ़ाएंगे तो वो और हाई करंट फ्लो करने की अनुमति देगा आपको, क्योंकि आपको पता है जो कंडक्टर की मोटाई होती है हमेशा करंट जितनी भी उसमें बहेगी वो उसकी हमेशा उस पर निर्भर करती है। चलिए यहाँ पे आपसे हम एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी भी केबल तार का इंसुलेटर जो होता है वो किस कारक पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी इंसुलेशन हम केबल में कितना रखेंगे ये किससे निर्धारित होता है। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि हमें वोल्टेज, प्रतिरोध या करंट किसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि हमारा इंसुलेशन कितना होगा, कौन सा कारक है जो इंसुलेशन को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वायर डायामीटर विद करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की, यहाँ पे इसको वर्तमान नहीं बल्कि धारा, फिर से हर जगह मिस्टेक है ये। तो कंडक्टर की धारा ले जाने की जो क्षमता होती है, क्षमता के साथ तार के व्यास का क्या संबंध है। देखिए जो पिछला क्वेश्चन आपने एक दो देखा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है लगभग ये, कि कंडक्टर में धारा ले जाने की क्षमता से तार का व्यास का क्या संबंध है। ऑप्शन ए देखिए दे रखा है वायर गेट्स लेस हीट, तार में गर्मी कम होगी, मतलब तार में हीट कम होगा। ऑप्शन बी दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे अनुपातिक। ऑप्शन सी दे रखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। या ऑप्शन डी दे रखा है ड्रॉप मोर वोल्टेज अक्रॉस इट, यानी इसके अक्रॉस में ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होगा, गिराव होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा सीधे अनुपातिक। पिछले क्वेश्चंस में भी आपने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कैपेसिटी तार के व्यास के सीधे अनुपातिक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। हाउ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेज आर कॉल्ड। स्थिर विद्युत आवेशों को क्या कहा जाता है। इसका देखिए ऑप्शन ए दे रखा है स्टैटिक चार्जेज, ऑप्शन बी दे रखा है काइनेटिक चार्जेज, ऑप्शन सी दे रखा है केमिकल चार्जेज यानी रासायनिक चार्जेज, या ऑप्शन डी दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्जेज मतलब विद्युत चार्जेज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका, देखिए इसके क्वेश्चन में इसका लगभग आंसर छुपा हुआ है। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज को हमेशा स्टैटिक चार्ज कहते हैं, तो सही ऑप्शन है होगा आपका स्टैटिक चार्जेज। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज। विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने उपकरण का क्या नाम है। देखिए ये मुझे लगता है अगर आप सबके घर में बिजली है तो ये उपकरण जरूर लगा होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है टेस्टर, ऑप्शन सी फिर से टेस्टर दे रखा है, यहाँ पे और कुछ ऑप्शन दे सकता था वो, बट ठीक है हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है कौन सा है। या ऑप्शन डी है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर से तो आप मेजर करेंगे नहीं, टेस्टर से भी आप नहीं मापते हैं। टेस्टर से सिर्फ हम चेक कर सकते हैं कि बिजली है कि नहीं है, लेकिन बिजली को हम माप नहीं सकते। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, इसका सही ऑप्शन है आपका मीटर। मीटर हमारे सभी के घरों में लगा होता है जिससे हम बिजली की मेजरमेंट करते हैं कि हमने कितनी बिजली खपत की या कितनी नहीं की। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे हम। व्हिच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया आपको इनपुट टर्मिनल,
दूसरा ऑप्शन है आपका आउटपुट टर्मिनल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है फिर से आउटपुट टर्मिनल, यहाँ पे आप इसको कुछ और भी सोच सकते हैं बट ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपका पॉइंटर मैकेनिज्म यानी सूचक तंत्र। देखिए बिजली को अगर हमें मापना है तो हमें क्या जुड़ा होता है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका इनपुट टर्मिनल। हमेशा आप देखेंगे आपके मीटर में पहले बिजली आती है, उसके बाद वहाँ से आपको बिजली सप्लाई होती है, जिससे आप जितना बिजली की खपत करें वो मीटर में सही तरीके से अंकित हो जाए। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है जिसका आपको आंसर कमेंट में बताना रहेगा, और देखते हैं कितने लोग उसका सही आंसर देते हैं और कितने लोग सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेके या पढ़ाई को लेके कि वो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। हाउ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द मीटर इज मार्क्ड इन इट। मीटर द्वारा जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मापी जाती है उसको इसमें कैसे मार्क किया जाता है या चिन्हित किया जाता है या कह लीजिए स्टोर किया जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन है देख रहा यूजिंग कलर कोड, कलर कोड का उपयोग करके। ऑप्शन बी है प्रिंटिंग द वाल्व, नहीं है एक्चुअली ये वैल्यू है, प्रिंटिंग द वाल्व्स लिख रखा है जो कि वाल्व नहीं है पर प्रिंटिंग द वैल्यू है। वैल्यू यहाँ पे वाल्व नहीं होगा बल्कि वैल्यू होगा ये, ठीक है। प्रिंटिंग द वैल्यूज, ठीक है। डायरेक्टली प्रिंटिंग द स्पेसिफिकेशन, सीधे उसके विनिर्देशों को प्रिंट करके या मुद्रित करके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा प्रिंटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को प्रिंट करके, ये इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंबल मार्क्ड एक्स ऑन द एमीटर डायल। एमीटर डायल पर प्रतीक एक्स का क्या अर्थ है। यहाँ पे देखिए आपको एक्स से ये डिनोट कर रखा है एक्चुअली, तो ये पूछना चाह रहा है इसका क्या मीनिंग है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपको टाइप ऑफ मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है टाइप ऑफ माउंटिंग, ऑप्शन सी दे रखा है पोजीशन इंडिकेटर स्थिति सूचक, या ऑप्शन डी दे रखा है परसेंटेज एरर ऑफ मीटर, प्रतिशत मीटर में प्रतिशतता की त्रुटि। तो देखिए इसका आंसर जानने से पहले हम ये देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, इसको देखेंगे। इसमें आप देखिए, इसमें जूम करके आपको दिखा देते हैं कि मीटर में हमारे बेसिकली 5 तरह की चीज़ें अंकित होती हैं जिनका सबका अलग अलग मीनिंग होता है। देखिए मीटर में आपको जो ऐसे रहता है इसका मीनिंग होता है कि एसी है या डीसी है, एसी अथवा डीसी। इस तरह से है मतलब वो डीसी है, और अगर इस तरह से रहेगा उसमें मतलब वो एसी है। और उसके बाद मीटर में आप देखेंगे दूसरा इस तरह से जो रहता है इसका मीनिंग होता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका। यहाँ पे है PMMC, EMI या EMMC, मतलब परमानेंट मैग्नेट टाइप है या मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है, ठीक है, ये उसका सिंबल होता है। इसके बाद एक्यूरेसी, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है जो 2.5 जो लिखा हुआ है ये इसकी एक्यूरेसी होती है, परसेंटेज एरर ऑफ रीडिंग होती है। और तीसरा जो इसमें पूछा है आपको देखिए लिखा है 4 नंबर पे जो ये टाइप ऑफ माउंटिंग होती है कि आपका मीटर हॉरिजॉन्टली माउंट होगा, वर्टिकल माउंट होगा या इंक्लाइंड माउंट होगा, ठीक है। और यहाँ 5वां जो होता है स्टार करके इस तरह लिखा होता है, ये होता है टेस्ट वोल्टेज कि कितने वोल्ट पे ये टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन होगा माउंटिंग का प्रकार, जैसा कि यहाँ आप देख चुके थे ये टाइप ऑफ माउंटिंग को डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर देखेंगे हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन मार्क्ड बाय नंबर्स ऑन द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पर संख्याओं द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दे रखा 1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 2 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2 वोल्ट, इसको आप 2 नहीं बल्कि 3 वोल्ट मान सकते हैं, ऑप्शन डी भी दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखिए, सबसे पहले है आपका 0, उसके बाद है 2, उसके बाद है 4, फिर है 6, फिर है 8, फिर है 10। कितने का अंतर आ रहा है देखिए यहाँ पे भी +2 है, फिर +2 है, फिर +2 है, सब में +2 जुड़ता चला गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 2 वोल्ट। यहाँ पे हमने चूंकि कहा इसको आप 2 बार दे रखा तो इसको 3 वोल्ट मान लीजिए, एग्जाम में हो सकता है इसको करेक्ट करके आएगा क्वेश्चन प्रीवियस, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हाउ द मैकेनिकल जीरो एरर ऑफ पैनल मीटर इज करेक्टेड। पैनल में जो मीटर लगे होते हैं उनकी यांत्रिक शून्य त्रुटि को कैसे ठीक किया जाता है। इसका देखिए ऑप्शन ए दे रखा बाय रिप्लेसिंग पॉइंटर, पॉइंटर को बदलकर। ऑप्शन बी दे रखा है बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल, चल कुंडली की जगह मतलब मूविंग कॉइल को बदलकर, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा मूविंग कॉइल को बदलकर, मूविंग कॉइल को बदलकर। हिंदी के ट्रांसलेशन पे मत जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
और ऑप्शन सी दे रखा है आपका बाई रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल, चल कुंडली को बदलकर। और ऑप्शन डी दे रखा है कीपिंग द मीटर इन वर्टिकल पोजीशन, मीटर को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखकर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा बाई रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल को बदल के हम उसके शून्य एरर को ठीक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। व्हिच कंडीशन द मैकेनिकल जीरो एरर अकर इन पैनल मीटर्स, पैनल मीटर में यांत्रिक शून्य त्रुटि किस स्थिति में होती है। देखिए इसमें ऑप्शन ए दे रखा है सामान्य स्थिति में, ऑप्शन बी दे रखा है एट लोड कनेक्टेड कंडीशन यानी लोड से जुड़ी हुई स्थिति में, ऑप्शन सी दे रखा है एट लोड कंडीशन स्थिति। फिर से वही ऑप्शन है, यहाँ पे हो सकता है आपको दूसरा कुछ ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन डी दे रखा है एट वोल्टेज कंडीशन, वोल्टेज कनेक्टेड कंडीशन, वोल्टेज से जुड़ी स्थिति में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा सामान्य स्थिति में, क्योंकि यांत्रिक शून्य त्रुटि हमेशा सामान्य स्थिति में रहती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेयर ऑफ मेटल स्ट्रिप्स यूज्ड इन बैटरी सेल, बैटरी सेल में जो मेटल स्ट्रिप्स के पेयर यूज किए जाते हैं उनका नाम क्या है। बैटरी सेल में आप देखेंगे धातुओं की जो स्ट्रिप की यूज की जाती है उनका नाम आपसे यहाँ पर पूछना चाह रहा है। तो पहला है ऑप्शन कैथोड, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोड या ऑप्शन डी है कार्बन रॉड। यहाँ पे आप देखिए सही ऑप्शन आपका होगा इलेक्ट्रोड। बैटरी में जो भी यूज़ किए जाते हैं दो मेटल की स्ट्रिप उनको हमेशा इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं अगर आपसे पूछेगा तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हम उसमें यूज करते हैं जिसके अंदर में इलेक्ट्रोड हमारे डूबे रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है एल्कलाइन सोल्यूशन मतलब क्षारीय घोल, और ऑप्शन डी है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। यहाँ पे समाधान नहीं होगा बल्कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को नॉर्मली हम सॉल्यूशन ही कह सकते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड, बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, फिर से आप इंग्लिश के ही ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी के ऑप्शन पे कभी कभी नहीं ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ड्राई सेल एंड एल्कलाइन सेल, सूखी कोशिकाएं नहीं बल्कि ये सूखी सेल यहाँ पे लिखना चाहिए इसको, ठीक है। बटन सेल्स एंड लिथियम सेल्स, ऑप्शन बी है आपका। ऑप्शन सी है प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स मतलब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ऑप्शन सी डी है आपका सिलेंड्रिकल सेल एंड रेक्टेंगुलर सेल, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन डी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। बैटरी को हमेशा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। व्हाट इज द रेटेड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सिल्वर ऑक्साइड सेल, जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसका रेटेड आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 1 वोल्ट डीसी, ऑप्शन बी दे रखा है 1.5 वोल्ट डीसी, ऑप्शन सी है 2.5 वोल्ट डीसी या ऑप्शन डी है 4.0 वोल्ट डीसी। इसका जो सही ऑप्शन है आपका 1.5 वोल्ट डीसी सही ऑप्शन है। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हिच इज मेजर्ड बाई एमीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ में एमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है। इसका देखिए आपका ऑप्शन ए दे रखा है पावर, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है करंट या ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। तो आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको पूरी सीरीज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की और बाकी ट्रेड की इस पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।